फ्रेंड, तो आप सभी जितने भी सेकेंड ईयर के हमारे डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम, सबको स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है यह है आपका डायलिसिस के ऊपर, मतलब डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है, डायलिसिस क्यों दिया जाता है, डायलिसिस देने के बाद क्या इंडिकेशन संकेत हो सकता है, क्या उसका जटिलता हो सकता है, क्या प्रक्रिया, क्या देखभाल होना चाहिए डायलिसिस करते समय। तो इन सारे चीज़ों को जो है आज हम लोग जानेंगे कंप्लीट डायलिसिस के बारे में। इसी क्वेश्चन को जो है आपको हेमोडायलिसिस के बारे में पूछता है, क्योंकि डायलिसिस जो होता है दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका पेरिटोनियल जो दिया जाता है वो डायलिसिस होता है, और एक होता है हेमोडायलिसिस जहाँ पे ब्लड को क्या किया जाता है, प्यूरीफायर किया जाता है इस डायलिसिस के द्वारा। तो ये चलिए हम लोग देखेंगे। और एक प्रश्न है वो है आपका शॉक क्या होता है और शॉक का कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में देखेंगे, जो कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं पढ़िए, मन लगा कि आपका एग्जाम 1 से 1.5-2 महीना में हो जाएगा। देखिए डायलिसिस है, यह एक ऐसी प्रक्रिया, यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे जिसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, वेस्ट प्रोडक्ट को दाब एवं मिश्रण द्वारा बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस दो प्रकार के होता है। चूँकि देखिए डायलिसिस कब किया जाता है, जब शरीर का जो गुर्दा होता है, किडनी काम नहीं कर रहा होता है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जो है, या पूर्ण रूप से किसी का किडनी काम करना बंद कर दिया है, उस अवस्था में जो है हमारा ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिया वगैरह और सारे वेस्ट जो होता है वो ब्लड से नहीं छनता है, क्योंकि छनने का काम जो है वो किडनी ही कर पाता है। तो ऐसे में जो है उससे छनने के लिए प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाता है, तो जो है उसे हम लोग मेडिकल में डायलिसिस करवाते हैं। और यह डायलिसिस एक पूर्ण प्रोसेस होता है जिसमें मशीन के थ्रू क्या होता है कि सारे प्रोसेस को किया जाता है कि वेस्ट जो रक्त होता है उसको निकाला जाता है, और फिर जो है उसको प्यूरीफाई करके और फिर जो है व्यक्ति के शरीर में, पेशेंट के शरीर में उसे इंसर्ट किया जाता है। तो यही जो है डायलिसिस होता है। समझ गए डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस को जो है दाब एवं मिश्रण द्वारा जो है शरीर के वेस्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो डायलिसिस दो प्रकार के होता है। कौन कौन? एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें रोगी की जो पेरिटोनियल गुहा होता है, पेरिटोनियल कैविटी, इसमें कैथर डाल के इसका इरिगेशन किया जाता है। देखिए इरिगेशन किया जाता है। ये हो गया पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी यह जो है दो प्रकार के होता है। डायलिसिस दो प्रकार का होता है। एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस और एक होता है हेमोडायलिसिस। आपको ज़्यादातर जो प्रश्न है हेमोडायलिसिस के बारे में ही पूछा जाएगा, क्योंकि जो है पेरिटोनियल डायलिसिस का क्या है, इसका यूज उतना नहीं होता है। ज़्यादातर जो है ये हेमोडायलिसिस का यूज होता है। ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस अगर आपसे पूछेगा तो समझ लिख दीजिएगा कि इसमें जो रोगी पेशेंट होता है उसका पेरिटोनियल कैविटी में कैथर डाल के उसका इरिगेशन किया जाता है, और वही जो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। तो ये समझ गए। सिर्फ याद रखिए कि डायलिसिस का दो प्रकार, एक पेरिटोनियल डायलिसिस और एक हेमोडायलिसिस। अब हेमोडायलिसिस जो है उसके देखते हैं। यह अत्यधिक प्रभावी तकनीक है। ये जो होता है यह अत्यधिक प्रभावी तकनीक होता है। इसमें रक्त से हानिकारक पदार्थों को हटाकर शुद्ध रक्त पुनः रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि किडनी हमारा शरीर का जो वेस्ट ब्लड होता है उसको प्यूरीफाई करके और फिर जो है शरीर के संपूर्ण भागों तक भेजता है। अब ऐसे में होता यह है कि जब किडनी ख़राब हो जाता है तो उसको प्यूरीफाई नहीं करता है, तो इसके लिए जो है डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है, और जो ब्लड को शुद्ध करता है वही होता है हीमोडायलिसिस। वो हो गया पेरिटोनियल कैविटी में जो है कैथेटर डाल के जो है इरिगेशन किया जाता है। बट ये हेमोडायलिसिस में ब्लड को चेंजेज किया जाता है, शुद्ध करके फिर से जो है मरीज के शरीर में उसे वापस कर दिया जाता है। तो ये होता है हेमोडायलिसिस। इसमें ब्लड को शुद्ध किया जाता है, पेरिटोनियल में इरिगेशन किया जाता है कैथेटर डालकर। समझ गए। उपरोक्त दोनों ही प्रक्रिया जो है रीनल फेलुअर होने के बाद होता है। रीनल फेलुअर मतलब गुर्दा जो है फेलुअर होने के बाद दोनों प्रक्रिया होता है। दोनों जो है चाहे वो पेरिटोनियल डायलिसिस हो चाहे हेमोडायलिसिस हो, दोनों जो है रीनल फेलुअर आप लोग पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया है। एक है क्रोनिक रीनल फेलुअर और एक एक्यूट रीनल फेलुअर। तो हम लोग एक्यूट वाला पढ़ाए हैं, तीव्र रीनल गुर्दा विकार हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है। अब इसका उद्देश्य देखते हैं कि यह जो डायलिसिस है क्यों किया जाता है। चलिए हम इसका उद्देश्य में देखते हैं। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि यह क्यों किया जाता है। तो रोगी के शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को हटाने के लिए, अपशिष्ट पदार्थों को, शरीर से अधिक तरल को हटाना या वाटर रिटेंशन को दूर करना। देखिए ये होता है कि शरीर से अधिक मात्रा में अगर तरल बन चुका है तो उसके लिए भी इस डायलिसिस का उपयोग करते हैं, क्योंकि वह क्या करेगा, जो अत्यधिक बेकार तरल है उसको निकाल कर वह जो है शरीर से बाहर निकाल देगा। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के समान स्तर को बनाए रखने के लिए, चूँकि हम लोग जानते हैं कि किडनी क्या करता है, ब्लड को छानकर जो हमारे शरीर में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब जो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाता है इसके स्तर को जो है समान रखता है। समझ गए। रक्त से प्रोटीन के अंतिम पदार्थों को बाहर निकालना। अब रक्त में इतना ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है कि जो है दिक्कत भी होता है, तो इसके लिए जो है प्रोटीन को भी जो है बेकार जो होता है उसको निकालता है शरीर से डायलिसिस। उसके बाद रक्त का पीएच मान बनाए रखना। अब चूँकि रक्त का पीएच मान जो है क्षारीय होता है, इसलिए उसको जो है रक्त का समान बनाए रखता है, अच्छा ज़्यादा अम्लीय नहीं होने देता है।
अन्य जटिलताओं की रोकथाम के लिए देखिए संपूर्ण रूप से समझिए कि ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर किडनी खराब है तो ब्लड को शुद्ध करना, ज़्यादा अगर तरल पदार्थ है तरल को निकालना, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना, उसके बाद है पीएच मान को बनाए रखना, प्रोटीन पदार्थों को अंतिम जो है उत्पाद उसको बाहर निकालना, और अन्य जटिलता को जो है रोकथाम करने के लिए इस डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो समझ गए डायलिसिस का उद्देश्य कि क्यों किया जाता है। अब चलिए डायलिसिस जो है कब संकेत करेगा कि हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है, कब संकेत करेगा कि जो है इंजेक्शन देगा, कब संकेत करेगा कि जो है किसी पेशेंट को डायलिसिस की आवश्यकता है। तो देखिए एक्यूट रीनल फेल्यूर और क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, इस दोनों में जो है हम पढ़ाए थे एक्यूट में कि अगर दवाई वगैरह से काम नहीं करता है तो जो है क्या करते हैं, उसके लिए जो फिर है डायलिसिस किया जाता है। तो एक्यूट रीनल फेल्यूर भी है इसको हम लोग कहते हैं तीव्र गुर्दीय विफलता, और ये जो होता है क्रॉनिक विक्रिय विफलता, मतलब जो होता है दीर्घ वृत्तीय, ये लंबे समय से चले आया होता है उसके लिए होता है। तो ये दोनों तो होगा ही होगा, दोनों किडनी का ही खराबी है, लेकिन ये जल्दबाजी में अटैक करता है, ये लंबे समय से बीमारी के कारण अटैक किया रहता है। समझ गए। रक्त में अगर यूरिया की मात्रा अधिक हो गया है, संकेत कर रहा है कि अगर शरीर से यूरिया नहीं निकल रहा है तो उसके लिए डायलिसिस का प्रयोग करेगा। ब्रिक रोगों के कारण मस्तिष्क में विकार, अगर ब्रिकीय किडनी रोगों के कारण अगर मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर आपका विकार है तो जो है ये क्या होता है, उसमें ये किया जाता है, संकेत करेगा कि आपको डायलिसिस की आवश्यकता है। अगर शरीर में गंभीर सूजन हो गया है, मीन्स क्या है, शरीर में तरल पदार्थ अधिक भर चुका है, तो संकेत करेगा कि डायलिसिस करवाइए, तरल पदार्थों को बाहर निकलवाइए। उपापचयी अमलता होने पर, मतलब अम्लता के अधिक होने पर शरीर से नहीं निकल रहा है तो उस अवस्था में इंडिकेट करेगा कि भाई आप डायलिसिस करवाइए। नेफ्रोक्टोमी होने के बाद, मतलब जो है नेफ्रॉन के सर्जरी होने पर, नेफ्रॉन को जो है सर्जरी होने पर जो है क्या होता है कि नेफ्रॉन जो है काम सही से नहीं कर पाएगा, तो उसके जो है समय जो है ये क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। तो समझ गया कि कब संकेत देगा डायलिसिस के लिए, सूजन होने पर, उपापचयी अम्लता होने पर, ब्रिकीय रोग के कारण, नेफ्रोक्टोमी होने के बाद, उसके बाद है एक्यूट रीनल फेल्यूर, क्रोनिक रेनल फेल्यूर, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना, तरल पदार्थ शरीर में, तो ये सब जो चीज़ें हैं संकेत करता है कि ऐसे ऐसे समय जो है आपको डायलिसिस चाहिए। समझ गए। चलिए अब इसका जटिलता क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। जटिलता में तो जटिलता जो कॉम्प्लिकेशन होता है, देखिए जटिलता जो होगा शरीर में तरल की कमी। अब जटिलता इसके देने से जटिलता क्या होगा, मीन्स जब हम डायलिसिस किसी को देंगे तो क्या इसका जो है प्रॉब्लम समस्या हो सकता है, जिस साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं जटिलता कॉम्प्लिकेशन। तो शरीर में तरल की कमी हो जाएगा, जो है तरल का कमी होगा शरीर में, क्योंकि वह तरल ही निकाल देगा शरीर से, तो कमी हो सकता है। शरीर में खून के आयतन में कमी होगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। समझिए हाइपोवोलेमिया एक प्रकार से शौक भी होता है। तो समझिए कि शरीर में खून के आयतन में जब कमी हो जाएगा, क्योंकि यह ब्लड प्यूरिफायर करेगा तो हो सकता है उसमें ब्लड ज़्यादा आने लगे, तो इसके लिए जो है क्या होगा कि खून के आयतन में कमी हो जाएगा, ये होगा। अब देखिए सारा प्रोसेस यहाँ पे किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये सारा प्रोसेस यहाँ पे देखिए ये लिया गया है। ये सारा जो है मशीन होता है, 2 गैलन होता है, एक गैलन में ब्लड को क्या किया जाता है, शरीर से निकाला जाता है, और एक जो है ये जो ज़्यादा मोटा जो देख रहे हैं ये डार्क वाला, ये क्लीन ब्लड को शरीर में पहुंचा जाता है प्यूरिफायर करके, और ये जो देख रहे हैं पतला वाला ये वाला, ये गंदे ब्लड को शरीर से निकालता है, और एक में क्या होता है निकालते रहता है, और दूसरे में क्या करता है शरीर में पहुंचाते रहता है। तो यही जो है होता है, यही प्रोसेस होता है। देख लीजिए ये सारा प्रोसेस है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ से एक पाइप लगा हुआ है जो अशुद्ध रक्त को ले आ रहा है और ये मशीन में भेजेगा। यहाँ इसको जो है क्या करेगा, इसको शुद्ध करेगा। शुद्ध करने के बाद जो है इसको इस गैलन में भेजेगा और फिर इस गैलन से यहाँ पे आएगा और यहाँ से शुद्ध रक्त जो है शरीर में चला जाएगा। मतलब ये प्रोसेस जो है निकाल कर और जो है शुद्ध करके फिर शरीर में भेजने लगता है। यही जो है डायलिसिस होता है, यह एक मशीन का है काम। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब समझिए कि बीपी अत्यधिक कम हो जाने, देखिए हाइपोटेंशन मतलब शरीर में जो रक्तचाप होगा वो अत्यधिक कम हो जाएगा, क्योंकि शरीर से ब्लड का मात्रा कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन तो होगा ही होगा, निम्न रक्तचाप होगा। उसके बाद है आघात, शॉक लग सकता है। अब हो सकता है अचानक से अगर पूरे के पूरे ब्लड खाली हो जाए और शरीर में ब्लड नहीं पहुँचा है शुद्ध करके अभी तक, तो हो सकता है आघात भी लग जाए। तो ये चीज़ें हैं। गंभीर संक्रमण हो सकता है। उसके बाद सिर में दर्द, सीने में दर्द, पैरों में ऐंठन, हेपेटाइटिस बी सी, कार्डियक एर्थेमिया और पोटेशियम असंतुलन जो है ये सब कारण बन सकता है। तो देखिए ये सब बहुत सारे कारण होता है। तो इस कारण में आपको जो चीज़ आएगा दिमाग में जो ब्लड की कमी से हो सकता है उसको जो है आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। ब्लड ही क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाता है, तो उसका कमी होगा, हेपेटाइटिस बी सी होगा, पैरों में ऐंठन, सीने में दर्द, गंभीर संक्रमण, शॉक, बीपी कम जाएगा,
कार्डियक एर्थेमिया होगा, पोटेशियम असंतुलन हो जाएगा। मतलब जो ब्लड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हो सकता है उसको आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख चुके हैं। अब इसका प्रक्रिया देखते हैं कि मीन्स ये प्रोसेस कैसे काम करता है। कौन ये जो डायलिसिस होता है ये कैसे जो है इसका प्रोसेस शुरू होता है। देखिए हेमोडायलिसिस में एक रक्त शुद्धिकरण मशीन डायलाइजर होता है। देखिए इसमें होता है जो बीच में हम लोग देखें ना, जहाँ पे हम लोग कहे हैं कि ये शुद्ध रक्त करता है, तो वही जो होता है डायलाइजर होता है। जो हेमोडायलिसिस में एक रक्त शुद्धिकरण का मशीन होता है डायलाइजर, समझ गए। इसके अंतर्गत शरीर से अशुद्ध आर्टीरियल ब्लड को इसमें भेजा जाता है। अब हम लोग जो देखे हैं पतला वाला जो पाइप था उसके थ्रू अशुद्ध जो रक्त होता है वो आर्टीरियल ब्लड को क्या किया जाता है, जो आर्टेरी में जो ब्लड होता है अशुद्ध उसको क्या करता है इसमें भेजा जाता है मशीन में, डायलाइजर में। डायलाइजर क्या करता है उसको रक्त से दाब एवं विसरण प्रक्रिया के कारण हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ छन जाते हैं। देखिए विसरण और दाब के कारण उस मशीन में डायलाइजर में जाने के बाद ब्लड क्या होता है छन जाता है, हानिकारक पदार्थ वहाँ पे छनने के बाद जो शुद्ध रक्त हो जाता है वो जो है इस शुद्ध रक्त को रोगी के सिरा वेन में प्रवेश कराया जाता है। अब जो वेन होता है वो वेन में प्रवेश कराया जाता है। तो डायलिसिस में यही होता है कि आर्टरी के जो ब्लड होता है उसको जो है क्या किया जाता है निकाला जाता है और डायलाइजर में भेजा जाता है, और डायलाइजर में भेज के डायलाइजर उसको क्या करता है दाब और रक्त के दाब और विसरण के प्रक्रिया पर हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों को छान लेता है, और छनने के बाद शुद्ध रक्त को जो है वेन में मतलब जो है सीरा में भेज देता है। तो ये होता है इसका प्रोसेस, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके लिए रोगी के शरीर से रक्त संपर्क बनाया जाता है जिसे फिस्टुला कहते हैं। इससे अशुद्ध रक्त प्राप्त कर शुद्ध रक्त वापिस शरीर में इन्फ्यूज किया जाता है। अब चूँकि ये प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि शरीर में जो है ब्लड का कमी होगा, अचानक से अगर पूरा का पूरा ब्लड खाली कर देगा और उसको शुद्ध करने लगेगा तो हो गया, पेशेंट गया काम से। तो इसलिए जैसे एक पाइप लगा दिया जाता है और गैलन यहाँ पर तैयार रहता है, एक गैलन में जो है शुद्ध रक्त होकर आता है और फिर जो है दूसरे में प्रवेश करके दूसरे से जो शुद्ध रक्त जो छन गया है उस जो है शरीर को दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि ये छना हुआ ब्लड शरीर में जाए और ये यहाँ पे काम करे। तब तक ये जो अशुद्ध वाला है अशुद्ध वाला खाली होते रहे और शुद्ध वाला शरीर में प्रवेश करते रहे। तो यही जो है प्रोसेस होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ खाली करने वाला ही पाइप लगाएगा और शुद्ध रक्त वाला पाइप शरीर में नहीं इंसर्ट करेगा तो क्या होगा, उसके शरीर से पूरा का पूरा ब्लड निकल जाएगा और उसके शरीर में ब्लड रहेगा ही नहीं, ब्लड जा ही नहीं रहेगा, मतलब उसको शॉक भी लग सकता है, जो कि हम लोग देखे हैं। तो इसलिए ब्लड को जो है क्या किया जाता है, एक ब्लड इस प्रक्रिया में एक ब्लड निकाला जाता है अशुद्ध और दूसरे में छने हुए रक्त को शरीर में इंसर्ट भी किया जाता है, पर वापस कराया जाता है, इन्फ्यूजन किया जाता है और इसी को जो है हम लोग फिस्टुला कहते हैं, समझ गए। इसके लिए रोगी के शरीर से रक्त संपर्क बनाया जाता है जिसे फिस्टुला कहते हैं। इससे अशुद्ध रक्त प्राप्त कर शुद्ध रक्त वापस शरीर में इन्फ्यूज किया जाता है, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हेमोडायलिसिस होते समय नर्सिंग देखभाल क्या क्या होगा। तो चलिए निम्नलिखित नर्सिंग देखभाल होगा हेमोडायलिसिस होते समय। क्या क्या होगा, हेमोडायलिसिस प्रक्रिया से पूर्व रोगी का वजन जांचना चाहिए। अगर हेमोडायलिसिस जा रहे हैं करने तो जो है उसको क्या करना चाहिए, हेमोडायलिसिस का मतलब समझे ना कि रक्त को शुद्ध किया जाएगा, ये है। एक था पेरिटोनियल डायलिसिस, तो यहाँ पे हेमोडायलिसिस का काम होगा। तो जो हेमोडायलिसिस होता है इस प्रक्रिया में रोगी का जो है करने से पूर्व जो है वजन मापा जाता है। रोगी से प्रक्रिया की लिखित सहमति लिया जाता है कि बाद में अगर उसको कुछ हो तो रिस्क कवर नहीं रहे। रोगी को प्रक्रिया के बारे में समझाया जाता है, कैसे प्रक्रिया होगा रोगी को समझाया जाता है ताकि रोगी घबराएगा नहीं करते समय। रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा दिया जाता है। अब रोगी को जो है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल उसको हेल्प किया जाता है। डायलिसिस से पूर्व चिकित्सक परामर्शानुसार सभी जांचें करवाई जानी चाहिए। अब डायलिसिस होने से पूर्व जो होता है वो चिकित्सक डॉक्टर के देखरेख से परामर्श से टोटल जो है इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। डायलिसिस के दौरान रोगी को शांत व आरामदायक वातावरण प्रदान करना चाहिए। और जब भी डायलिसिस देने लगे तो रोगी को एक शांत और वातावरण प्रदान कराना चाहिए। रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करनी चाहिए। जो रोगी होता है उसको आरामदायक स्थिति प्रदान करना चाहिए, समझ गए। चलिए 8वां है हेमोडायलिसिस के दौरान रोगी को एंटीकोगुलेंट जैसे हिपेरिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि हिपेरिन क्या करता है कि रक्त को थक्का बनने से क्या करता है, रोकता है। तो हेमोडायलिसिस के दौरान जो है एंटीकोगुलेंट हेपेरिन का इस्तेमाल करना चाहिए, रक्त के थक्का होने से बचाएगा। इसके लिए मान गए अगर रक्त के थक्का अगर ब्लड निकला और डायलिसिस होते समय रक्त का थक्का बन जा रहा है तो दिक्कत ही होगा। तो ये हिपेरिन जो है तोड़ता है रक्त के थक्का को और इसे एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं। तो ये डायलिसिस के समय जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। चलिए 9वां है डायलिसिस
डायलिसिस से पूर्व रोगी को एंटी हाइपरटेंसिव एवं वैसोडिलेटर ड्रग नहीं लेनी चाहिए। देखिए एंटी हाइपरटेंसिव जो होता है वो दवा और वैसोडिलेटर ड्रग्स नहीं लेने का सलाह देना चाहिए डायलिसिस से पूर्व। हो गया। 10वां है संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान रोगी को जैविक चिन्हों को नियमित रूप से चेक एवं नोट करना चाहिए। देखिए जैविक चिन्ह वाइटल साइन पर जो है हम लोग एक स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं, जाके देख सकते हैं कि वाइटल साइन क्या होता है। तो वाइटल साइन क्या होता है वो हम बता चुके हैं। बाकी यहाँ पे देखिए वाइटल चार्ट हमेशा जो है चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है 11 रोगी का टीपीआर एवं बीपी चार्ट भी तैयार करना चाहिए। टीपीआर का मतलब होता है टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और बीपी चार्ट भी तैयार करना चाहिए। ये सब जो है ये आपका होता है डायलिसिस के समय। तो चीज़ें समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए 12 पॉइंट है कि रोगी को फिस्टुला साइट की नियमित जांच करते रहे क्योंकि रक्तस्राव होने की संभावना अधिक होती है। देखिए जहाँ पे फिस्टुला लगा होता है, जो शरीर से ब्लड निकालता है और फिर शरीर में ब्लड इंसर्ट करता है, इन्फ्यूज करता है, तो उसको जो है बार बार चेक करते रहे कि ब्लड जहाँ से निकल रहा है वहाँ से रिसाव तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ें हैं। 13 यदि आवश्यकता हो तो रोगी को नम O2 दिए। अगर रोगी को प्रॉब्लम हो सांस वगैरह में तो नम O2 जो है दे सकते हैं। चीज़ें से ध्यान में आ गया। 14 हेमोडायलिसिस पूर्ण होने के बाद रोगी का वजन पुनः जाँचना चाहिए। हेमोडायलिसिस पूर्ण हो गया है तो उस समय जो है एक बार फिर से जो है वजन को मापना चाहिए, और एक बार वजन को होने से पहले और एक बार होने के बाद जो है मापना चाहिए। ठीक है। चलिए 15 है रोगी के फिस्टुला एवं संठ को साफ रखना चाहिए। फिस्टुला जहाँ से वो लगा हुआ है ब्लड निकालने वाला कैथेटर जो पर इंसर्शन किया गया है, इन्फ्यूज किया गया है, वहाँ जो फिस्टुला है और जो संठ है उसको साफ रखना चाहिए। और 16 रोगी को पोस्ट हेमोडायलिसिस दवाएं प्रदान करनी चाहिए, और हेमोडायलिसिस के बाद जो है जो भी दवाएं लगे वो प्रदान करनी चाहिए एक हेमोडायलिसिस वाले पेशेंट को। तो यहाँ पे 16 पॉइंट है जो कि नर्सिंग देखभाल में जैसे जो दवाई जरूरी पड़े, जो चीज़ें जरूरी पड़े डायलिसिस में, वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपका शौक आघात के बारे में। देखिए आघात है कि शौक अथवा आघात। शौक हो गया इंग्लिश और हिंदी हो गया क्या चीज़, आघात। ठीक है। तो देखिए आघात क्या होता है, जिसके परिभाषा और प्रमुख प्रकारों को समझाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं शौक के बारे में। जो शौक होता है, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ शौक। देखिए शौक जो होता है, शौक एक ऐसी अवस्था होता है, शौक एक कंडीशन होता है जिसमें अचानक अधिक मात्रा में खून बहना, जलना, एलर्जी, भावनात्मक प्रभाव के कारण शारीरिक ऊतकों एवं कोशिकाओं में रक्त सप्लाई में अत्यधिक कमी आ जाती है और शौक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए शौक कब लगता है, शौक तब लगता है जब अचानक से जो है हमें शरीर से टेम्परेचर गायब, मतलब हमारे शरीर से अचानक तापमान जो है ख़त्म, तो उस अवस्था में शौक लग जाता है। उस अवस्था में होता है कि हमारे जो शरीर में हीट चाहिए, तापमान चाहिए, वो नहीं होता है और उस अवस्था में शौक लग जाता है। दूसरी होता है कि अगर चोट लग गया है, कहीं पर कट फट गया है और अत्यधिक मात्रा में खून जो है ब्लीडिंग हो गया है, तो उससे शौक लगेगा, क्योंकि जैसे ही ब्लड निकल जाएगा शरीर में इलेक्ट्रोलाइट है, प्लाज्मा, ये सब का कमी हो जाएगा, तरल पदार्थों का कमी हो जाएगा और जो कोशिका होगा, ऊतक होगा, वो नष्ट होने लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्लड और जो होता है वो हमारे शरीर का जो ऊतक है उसको पोषण ये सब जो है देकर और उस सब को तरल पोषक पदार्थ देकर रखता है ताकि वो जिंदा रहता है और हमारा शरीर चलते रहता है। तो ये चीज़ें हैं। कोई ऐसा एलर्जी, इन्फेक्शन, भावनात्मक प्रभाव के कारण जो है ऊतक और कोशिकाओं में रक्त सप्लाई जो है अत्यधिक कम आ जाती है, जिससे शौक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन का भी कमी से शौक लगता है, तो ऑक्सीजन कैसे मिलता है, भले हम श्वास ले लेंगे बाहरी वातावरण से, एयर गैस ले लिए, लेकिन उसको कौन ले जाता है सभी अंगों तक, ब्लड ही ले जाता है। तो ब्लड से कई प्रकार के जो है आपको शौक लग सकता है अत्यधिक ब्लड बहने से। ठीक है, चीज़ समझ गए। अत्यधिक ब्लड बहने से जो है यह एक ऐसी अवस्था होता है जहाँ पे अचानक से अधिक मात्रा में खून बह गया, या कोई पेशेंट जल चुका है, एलर्जी हो गया है, या कोई इमोशनली उसके ऊपर इफेक्ट पड़ गया है। तो ये सब से कारण से शरीर का जो ऊतक होता है, जो कोशिका होता है, उसमें रक्त सप्लाई अत्यधिक मात्रा में जो है कम जाता है, या कहिए तो बंद ही हो जाता है, और उस स्थिति में जो है शॉक लग जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी में चला जाता है। ये हो गया। अब देखिए कि पैथोफिजियोलॉजी मीन्स इसमें क्या क्या जो है इसका कंडीशन होता है। देखिए कोई भी कारण हो सकता है, चोट लगा हो, ऑक्सीजन कम गया हो, अचानक टेम्परेचर कम गया हो, आदमी एकदम जल गया हो, तो कारण कुछ भी हो सकता है शॉक लगने का। शॉक लगने का जो है कारण कुछ भी होगा, बट उसके बाद जो है रक्त प्रवाह में कमी होगा। कुछ भी कारण होगा, लेकिन जो उसके बाद स्टेप होता है वो सीधा रक्त प्रवाह कमी होगा, क्योंकि सीधा जो होता है हमारे शरीर में अगर
टेम्परेचर भी शरीर में कमेगा तो मतलब जो है ब्लड ठंडा पड़ने लगेगा, और ब्लड जब ठंडा पड़ने लगेगा तो क्या होगा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बिल्कुल लो हो जाएगा, मीन्स हमारे शरीर को ब्लड नहीं पहुँच देगा वो जितना चाहिए। तो यही जो होता है, कारण भले कुछ भी हो, चाहे चोट हो, चाहे आपका जलना हो, चाहे इन्फेक्शन हो, कारण कुछ भी हो सकता है शॉक लगने का, बट जो उसका एक ही कारण कुछ भी हो, बट जो होगा वो एक ही कारण से होगा, वो होगा रक्त प्रवाह में सीधा सीधा कमी आ जाएगा। रीजन कुछ भी हो, लेकिन जो रक्त प्रवाह है वो सब रीजन में काम में आता है कि रक्त प्रवाह कम ही जाएगा। उसके बाद कार्डियक आउटपुट में कमी हो जाएगा, जैसे कारण कुछ भी होगा लेकिन रक्त प्रवाह कमेगा, रक्त प्रवाह कमेगा तो हृदय को रक्त नहीं मिलेगा, तो जो कार्डियक आउटपुट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद जब भी कार्डियक आउटपुट नहीं मिलेगा मतलब रक्तचाप में अचानक वृद्धि हो जाएगा। जब हृदय काम ही नहीं करेगा तो क्या होगा कि रक्तचाप में अचानक क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि होगा तो जो है सिम्फैटिक तंत्र जो है उत्तेजित हो जाएगा, मतलब जो सिम्फैटिक जो तंत्र होता है, लसिका जो तंत्र होता है वो अचानक से आपका उत्तेजित हो जाएगा, और जब भी ये उत्तेजित होगा तो धमनी में संकुचन आने लगेगा और पुनः जो है रक्तचाप समान हो जाता है। तो ये जो है इसका पैथोफिजियोलॉजी होता है। पैथोफिजियोलॉजी, शॉक वाले पेशेंट को कारण कुछ भी होगा, रक्त में कमी होगा ही होगा, रक्त प्रवाह कमी होगा तो जो हार्ट का जो आउटपुट है, हृदय का जो आउटपुट है उसमें कमी आएगा ही आएगा, क्योंकि ब्लड इसी को जो है पहुंचाता है हृदय को रक्त। अब जब हृदय को रक्त हृदय जब आउटपुट कम देगा वो अपना काम, तो क्या करेगा कि जो अचानक से रक्त का जो समान है वो वृद्धि हो जाएगा, और जब ये वृद्धि होगा तो मतलब सिम्फेटिक जो आपका जो तंत्र है उसमें क्या होगा कि अचानक से उत्तेजित हो जाएगा, और उसके बाद जो है आर्टरी में संकुचन आ जाएगा, धमनियों में संकुचन हो जाएगा, और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि पुनः रक्तचाप समान हो जाएगा। तो ये जो होता है एक पैथोफिजियोलॉजी होता है, जिसको आप लोग देख लीजिए, ऐसे इसको हम लोग बता दिए हैं पैथोफिजियोलॉजी। अगर ये नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा शॉक लिखिए कि होता क्या है, शॉक के प्रकार लिखिए कि शॉक के प्रकार कौन कौन से होता है। बट अगर पैथोफिजियोलॉजी लिख दीजिएगा तो और बेटर होगा। चलिए, आसान ही था कि कारण कुछ भी हो, रक्त प्रवाह कम होगा, रक्त प्रवाह कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो शरीर में जो है रक्त संचार जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है जो पॉइंट है वो लिख दीजिएगा। अब चलिए शॉक के प्रकार, टाइप्स ऑफ शॉक देखते हैं कि शॉक के निम्नलिखित प्रकार है। देखिए, हम लोग उस दिन भी वीडियो में पढ़े थे कि कार्डियोजेनिक शॉक होता है, हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है, न्यूरोलॉजिकल शॉक होता है, उसके बाद होता है सेप्टिक शॉक होता है। तो जो कार्डियक शॉक होता है, हृदय की बीमारी, चोट, माइकोकार्डियल इन्फारक्शन के कारण शरीर को रक्त प्रवाह की कमी होने से उत्पन्न होने वाले शॉक कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है। देखिए, कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है यह हृदय की बीमारी से होता है। हृदय का बीमारी होगा, या हृदय में चोट लगा होगा, या हृदय में कोई जो है इन्फारक्शन, मतलब हृदय का जो बिचला जो लेयर है मायोकार्डियल, इस मायोकार्डियल में इन्फारक्शन हो जाएगा, जिसके कारण जो है हृदय को रक्त सही से नहीं मिल पाएगा, कमी हो जाएगा, और उस अवस्था में जो शॉक लगता है वो जो है कार्डियोजेनिक शॉक होता है। मीन्स हृदय घात होता है, इसको हृदय घात बोलते हैं। समझ गए कि हृदय को अगर सही से रक्त नहीं मिलेगा, अब वो रक्त सही से नहीं मिलने का कारण हो सकता है हृदय का कोई बीमारी, या हृदय को चोट, और या मायोकार्डियल इन्फारक्शन, ये सब कमी के कारण से जो है हृदय को रक्त नहीं मिल पाएगा, और फिर जो शॉक लगेगा उससे कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। समझ गए। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा जो देखते हैं वो है दूसरा टाइप, हाइपोवॉल्मिक शॉक। हाइपोवॉल्मिक शॉक के मतलब होता है कि अगर अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो चुका है, या अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर से तरल पदार्थ जो है लिक्विड फॉर्म में निकल चुका है, तो आपके शरीर में जो आयतन होगा तरल पदार्थों का वो हद से ज़्यादा कम जाएगा, और उस अवस्था में जब शॉक लगता है तो उसे हाइपोवॉल्मिक शॉक बोलते हैं। जैसे देखिए, किसी भी कारण से शरीर में अत्यधिक मात्रा में तरल या रक्तस्राव होने के कारण से उत्पन्न होने वाले शॉक हाइपोवॉल्मिक शॉक कहलाता है। मैंने पहले ही बताया कि हाइपोवॉल्मिक शॉक वो शॉक होता है जो किसी भी कारण से शरीर से अत्यधिक मात्रा में जो है ब्लड निकल गया है या तरल पदार्थ निकल गया है, तो इस स्थिति में जो शॉक लगता है वो हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है। समझ गए। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, तीसरा है कि एनाफाइलाइटिक। देखिए, एनाफाइलाइटिक शॉक। एनाफाइलाइटिक शॉक क्या होता है, तो किसी भी गंभीर एलर्जिक रिएक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शॉक एनाफाइलाइटिक शॉक कहते हैं। इसे निम्न प्रकार भी व्यक्त करते हैं। देखिए, ये एनाफाइलाइटिक जो शॉक होता है ये विभिन्न प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन मतलब जो है उससे ये उत्पन्न होता है, और इसी को जो है हम लोग एनाफाइलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं, एनाफाइलाइटिक शॉक बोलते हैं। समझ गए। इसे निम्न रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। किस रूप में, देखिए, एक है एलर्जिक रिएक्शन,
उसके बाद है वैसोडिलेशन होता है, फ्लूइड लीक फ्रॉम ब्लड वेसल्स, मतलब जो तरल पदार्थ हैं वो लीक हो जाता है ब्लड रक्त वाहिका से, और जब रक्त वाहिका से ब्लड निकल जाता है तो जो रिड्यूस ब्लड सप्लाई, और शरीर से जो है ब्लड सप्लाई क्या होता है, कम जाता है, और फिर शॉक लगता है, और यही जो होता है आपका एनाफाइलेटिक एलर्जी के कारण जो शॉक होता है वो होता है। जैसे कोई एलर्जी रिएक्शन किया, वैसोडिलेशन हुआ, और जो ब्लड में जो तरल पदार्थ है वो क्या हुआ, लीक होने लगा, और लीक होने से ब्लड का जो सप्लाई होगा कम हो जाएगा, और फिर शॉक लगेगा, तो वो होगा कि एलर्जिक रिएक्शन, मतलब एनाफाइलेटिक शॉक। समझ गए। चलिए, चौथा हम आप लोग को बताए थे सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में होता है कि कोई ऐसे गंभीर संक्रमण के कारण जो है उत्पन्न होने वाला जो शॉक लगता है वो होता है क्या चीज़, सेप्टिक शॉक। मतलब शरीर में बहुत भयंकर इन्फेक्शन अटैक कर चुका है, और उस स्थिति में अगर शरीर आपके अंदर ब्लड को एकदम कमज़ोर कर देगा, ब्लड के प्रवाह को कमज़ोर कर देगा, और उस स्थिति में जो मतलब जो शॉक लगता है वो सेप्टिक शॉक होता है। जैसे मूत्र नलिका संक्रमण, यूटीआई संक्रमण, श्वसन तंत्र संक्रमण, श्वसन तंत्र में अगर भयंकर संक्रमण हो गया है आरटीआई, तो ऐसे में जो है क्या होगा कि आपके श्वसन को प्रभावित कर देगा, और जब श्वास नहीं लेंगे, ब्लड जो है एक दूसरे से आपका सर्कुलेट नहीं होगा, तो जो है ये जो हो जाता है सेप्टिक शॉक लगता है, जिसको हम लोग इन्फेक्शन से ये सेप्टिक शॉक होता है। समझ गए। अब यहाँ पे जो है लास्ट है, पाँचवा है न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक होता है कि इसमें तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम है, को गंभीर नुकसान पहुँचने के कारण उत्पन्न होने वाला शॉक न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है। जैसे नर्व में चोट, तंत्र का उत्तेजित होना आदि। देखिए, अब होता है कि जिसको ब्रेन में अगर गंभीर चोट लग जाता है, तो मतलब वहाँ का जो ब्लड का संचार होता है, अब चोट लगने से हो सकता है ब्रेन में अगर चोट लग चुका है, या स्पाइनल कॉर्ड में जो चोट लग चुका है, तो हो सकता है अगर स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हो चुका है चोट से, तो वो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग कर देगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर देगा, तो मतलब क्या होगा, शरीर में ब्लड का कम जाएगा, और उसी प्रकार से जो है ये न्यूरोलॉजिकल शॉक लगता है। ये ज़्यादातर जो है चोट के कारण या कोई ऐसे उत्तेजित अवस्था में हो सकता है कि जब न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें चोट वोट के कारण जो है कोई प्रवाह या कोई प्रभाव के कारण अगर कोई ऐसा शॉक उत्पन्न होता है, तो उसे जो है न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र आघात बोलते हैं। समझ गए। तो ये यहाँ पे 5 पॉइंटें था, कौन कौन से टाइप है। तो एक टाइप था आपका पे एक तो टाइप हो गया न्यूरोजेनिक शॉक, एक सेप्टिक शॉक, एक आपका कौन सा शॉक था, एक अभी हम लोग देखे हैं कि एनाफाइलेटिक शॉक, और एक हम लोग देखे हैं एनाफाइलेटिक के बाद हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, और एक देखे हैं कार्डियोजेनिक शॉक। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, शॉक का टाइप्स और शॉक होता क्या है, और जो है शॉक का जो है कितने, आपसे पूछ देगा कि शॉक का पैथोफिजियोलॉजी लिखे, तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि कोई भी कारण होगा, उसके बाद रक्त प्रवाह कम जाएगा, उसके बाद जब रक्त प्रवाह कम जाएगा तो कार्डियक आउटपुट कम जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम जाएगा मतलब रक्तचाप जो है बढ़ जाएगा, रक्तचाप जब बढ़ जाएगा तो जो सिम्पैथेटिक जो तंत्र है वो उत्तेजित होने लगेगा, और उत्तेजित जब हो जाएगा कि धमनियों का जो संकुचन होता है, जो फैलाव और जो शिथिलता होता है वो होने लगेगा, और फिर जो है रक्तचाप समान हो जाएगा, और यही जो होता है आपका क्या होता है, यही प्रोसेस, यही पैथोफिजियोलॉजी होता है क्या चीज़ का, शॉक का। समझ गए। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़िए, खूब पढ़िए, इतना पढ़िए कि जो है आप लोग को जो है, और मैं बता दूं कि इस सभी का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो rmnursing.blogspot.com जो है वहाँ पे जाके आप इसका जो है पढ़ भी सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, सबका वहाँ पर लिखा गया है नोट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।